धारा। तो जलधारा जो चलती है या जलधारा जो बहती है उसका कारण है पहला पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी वजह से जलधारा चलती है। और आप याद कीजिए पवन बताए हैं, थोड़ा सा आप रिमाइंड करके हमको बताइएगा दिमाग पे जोर डाल के। पृथ्वी के घूर्णन के कारण किस बल की उत्पत्ति होती है? कॉरियोलिस बल। कौन? कॉरियोलिस बल। और ध्यान दीजिएगा ये जो कॉरियोलिस बल है पवन पर तो यह इफेक्टिव है ही, मतलब पवन की दिशा को तो यह प्रभावित करती ही करती है, साथ ही साथ जो कॉरियोलिस बल है वह वायु की दिशा को भी प्रभावित करती है, वो सॉरी जल की दिशा को भी प्रभावित करती है, सॉरी जल की दिशा को भी प्रभावित करती है। आप याद कीजिए भाई लोग, कॉरियोलिस बल के कारण पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। जिस प्रकार से कॉरियोलिस बल के कारण पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उसी प्रकार से जल की भी दिशा कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जलधारा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर किस कारण से होती है, तो कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल यानी जो नियम कानून वायु पर लागू होता है ना, वही नियम कानून यहां पर भी लागू होता है कॉरियोलिस बल के संदर्भ में, कॉरियोलिस बल के संदर्भ में। तो जलधारा की जो उत्पत्ति होती है, यहां पर जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं जलधारा की उत्पत्ति का कारण, जलधारा की उत्पत्ति क्यों होती है, समझ क्यों होती है। तो पहला है जलधारा की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, और अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे जलधारा की उत्पत्ति नहीं होगी, जलधारा की उत्पत्ति नहीं होगी, जल एकदम स्थिर हो जाएगा। तो पृथ्वी का घूर्णन करना जलधारा को प्रभावित करता है या जलधारा की उत्पत्ति होती है उससे। दूसरा लवणता में अंतर का होना, समझ गए। देखिए लवणता क्या होता है, जल में विभिन्न प्रकार के लवणीय पदार्थ का उपस्थित होना लवणता कहलाता है, समझ गए। कोई जल काफी ज्यादा लवणीय होता है, कोई जल कम लवणीय होता है, समझ कम लवणीय होता है। तो लवणता में अंतर होने के कारण भी जलधारा की उत्पत्ति होती है। दूसरा वायुदाब में अंतर का होना, जलीय भाग में कहीं पर वायुदाब अधिक कहीं पर कम, समझ गए। तो वायुदाब में अंतर होता है, इस वजह से भी आपको जलधारा की उत्पत्ति होती है। फिर तापमान में अंतर का होना, मान कहीं पर जल का तापमान अधिक है, कहीं पर जल का तापमान कम है, समझ गए। तो तापमान में अंतर होने के कारण भी जलधारा की उत्पत्ति होती है। क्लियर है। तो जलधारा की उत्पत्ति के ये सभी के सभी आपको कारक हैं। तो इतना बात आशा करते हैं आप याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, हो गया ना। चलिए तो आगे बढ़े। तो ये चैप्टर खत्म। दो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता, कौन कैसी है और कौन किस महासागर की है, दोनों बात हमने आपको क्लियर किया है। खत्म ये चैप्टर। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला। चलिए तो अब आइएगा भाई लोग, अब यहां पर जल संधि पढ़ ले पहले की वायुमंडल। देखिए जल संधि जो है ना, सुनिए ना, जल संधि अभी तुरंत माइंड पर जो है ना थोड़ा सा बड़ा बोझ पड़ा है, तो थोड़ा सा छोटा बोझ, उसके बाद फिर जल संधि, समझ गए। या फिर जल संधि बता दे। वायुमंडल 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, समझ गए, उससे ज्यादा नहीं। वायुमंडल पढ़ा देते हैं, वायुमंडल पढ़ा देना, फिर जल संधि पे आ जाएंगे। दीदी जी लोग क्या हाल है, ठीक ठाक है ना। चलिए वायुमंडल में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वायुमंडल समझिएगा, अल्लाह ने, आइए यहां पे। वायुमंडल एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा सुनिएगा। हमारे वातावरण, समझ गए, हमारे वातावरण के चारों तरफ जो
विभिन्न गैस और धूलकण पाए जाते हैं। हमारे वातावरण के चारों तरफ जो विभिन्न गैस और धूलकण पाए जाते हैं उसी को हम लोग सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहते हैं। अगर वायुमंडल ना हो, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? तो अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि छोटी और रात की अवधि बड़ी होती, रात की अवधि बड़ी होती। वायुमंडल का होना आवश्यक है। और हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%। इसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन 21%। इसके बाद आर्गन पाया जाता है 0.93%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.036%, 0.036% या कभी कभी कहीं कहीं 38 भी लिखता है, 38 भी लिखता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो हमारे वायुमंडल में जो दो तत्वों की अधिकता होती है वह नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। पहला नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। और ध्यान दीजिएगा, जो आपको आर्गन होता है, समझ गए, अक्रिय गैस होता है, अक्रिय या निष्क्रिय गैस होता है। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आप अक्रिय या निष्क्रिय गैस के विषय में पढ़े होंगे। आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब अक्रिय गैस के उदाहरण हैं। हाँ या नहीं है? तो अगर आप अक्रिय गैस को देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में जो अक्रिय गैस पाया जाता है वह आपको आर्गन है। आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है, तो वह आपको आर्गन है। आर्गन के अलावा जो अन्य अक्रिय गैस है वह भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। लेकिन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वह है आपको रेडॉन। कौन है? रेडॉन। रेडॉन, तो आप याद रखिएगा, रेडॉन एक अक्रिय गैस है, एक ऐसा अक्रिय गैस है, रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वहीं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। आर्गन के साथ साथ अन्य पाए जाते हैं लेकिन रेडॉन नहीं पाए। इतना बात क्लियर? अब वायुमंडल, अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल को सामान्यतः 5 परत में बांटा गया, 5 परत में बांटा गया है, समझ गए। पहला है आपको क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा है आपको समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा है आपको मध्य मंडल। चौथा की हम बात करें तो आयन मंडल। और पांचवा की हम बात करें तो बहिर्मंडल। पांचवा बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, और इसका इंग्लिश याद रखिएगा, पूछा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। मध्यमंडल मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एक चीज ध्यान दीजिएगा भाई लोग, आखिरकार हमारे वातावरण में वायुमंडल क्यों पाया जाता है? समझ, वायुमंडल क्यों पाया जाता है? पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है? तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है उसका कारण क्या है जानते हैं? उसका कारण है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना ही पृथ्वी पर वायुमंडल पाए जाने का सबसे प्रमुख कारण है। ऐसे और भी कारण है लेकिन सबसे प्रमुख कारण यही है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है इसी वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में नहीं पाई जाती तो पृथ्वी पर वायुमंडल भी नहीं पाया जाता। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इतना तो हम आशा करते हैं कि आप इतना बात समझते होंगे, हाँ या ना? चलिए,
तो ये चीज है भाई लोग। तो अब देखिएगा, एक तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन है, सबसे ऊपरी परत कौन है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल। और वही सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल, सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल। अब एक ये प्रश्न दूसरा आपसे ये पूछा जाता है, वायुमंडल में जो 5 परत है, इन 5 परतों का आपसे क्रम पूछा जाता है, 5 परतों का क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, समझ गए। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर आपको समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर आपको बहिर्मंडल। क्लियर है ये बात? इतना बात क्लियर? तो अब देखिएगा भाई लोग, अगर आप देखेंगे क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, एक और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो वायुमंडल के परतों का विभाजन हुआ है तापमान के आधार पर हुआ है। तापमान, टेम्परेचर के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। अब देखिए क्या होता है जानते हैं, क्षोभ मंडल में जब आप ऊंचाई पर जाइएगा तो टेम्परेचर कम होता है, समताप मंडल में बढ़ता है, मध्य मंडल में घटता है, आयन मंडल में बढ़ता है, बहिर्मंडल में घटता है। तो एगो में बढ़ता है, एगो में घटता है, ऐसे याद रखिएगा। देखिए क्षोभ मंडल में अगर हम तापमान की बात करें तो क्षोभ मंडल में जब आप ऊंचाई पर जाइएगा, क्षोभ मंडल में जब आप ऊंचाई पर जाइएगा तो तापमान घटता है। क्या होता है? घटता है। नीचे साइन दे दिया मतलब घटता है, समझ गए। समताप मंडल में ऊंचाई पर जाइएगा तो तापमान बढ़ता है, मध्य मंडल में घटता है, समझ गए। आयन मंडल में बढ़ता है और बहिर्मंडल में घटता है। मतलब जो ऊपर का चिन्ह है बढ़ता है और नीचे का चिन्ह है घटता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा वायुमंडल के किन किन परतों में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। अब यहीं से दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछ देता है वायुमंडल के किन किन परतों में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होता है, समताप मंडल और बात क्लियर? इतना इससे बात क्लियर हो रहा है ना? याद रखिएगा, जरूरी है बकलोल सब, समझ गए। चलिए इसके बाद अब देखिएगा भाई लोग, तापमान के बाद जो दूसरा मैटर है, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई क्या है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, मध्य मंडल की ऊंचाई क्या है, आयन मंडल की ऊंचाई क्या है, बहिर्मंडल की ऊंचाई क्या है। तो जो क्षोभ मंडल है इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 13 किलोमीटर, एनसीईआरटी के अनुसार, अदर बुक के अनुसार 18, एनसीईआरटी के अनुसार 13 याद रखिएगा, ठीक है, 13 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो धरातल से वो आपको 13 किलोमीटर, समताप मंडल की ऊंचाई जो धरातल से है, धरातल से कितना किलोमीटर तक समताप मंडल फैला? 50 किलोमीटर तक। कितना? 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। और मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। और आयन मंडल जो है ना, कुछ बुक लिखता है 400 और कुछ बुक लिखता है 640 किलोमीटर, ठीक है, 640 किलोमीटर। और कुछ बुक 460 किलोमीटर भी लिखता है। देखिए अलग अलग बुक पढ़िएगा, अलग अलग डाटा। कुछ बुक 400 किलोमीटर, कुछ बुक 460 और कुछ बुक 640, सब डाटा लिखता है, समझ गए। तो यहां पर सीधा हम लिख रहे हैं 400 किलोमीटर से अधिक, समझ गए, 400 किलोमीटर से अधिक, 400 किलोमीटर से अधिक। और उसके बाद का जो मंडल है वह आपको बहिर्मंडल है, उसके बाद का मंडल बहिर्मंडल। यानी 400 किलोमीटर से बाद का जो भी एरिया है वह पूरा का पूरा जो है आपको बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है, पूरा का पूरा एरिया बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इतना बात क्लियर? इतना बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए ना। अब देखिएगा भाई लोग, अगर हम सबसे पहले बहिर्मंडल की ही बात करते हैं। बहिर्मंडल की अगर आप बात कीजिएगा तो बहिर्मंडल के विषय में वैज्ञानिकों को भी बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं है, समझ गए। तो हमको तो पता रहने का कोई सवाल ही नहीं। क्लियर है? पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से हमने आपको सौर मंडल बताया है, आप याद कीजिए सौर मंडल में सूर्य
सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य में किन तत्वों की अधिकता होती है? हाइड्रोजन और जिस प्रकार से सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है, उसी प्रकार से जो बहिर्मंडल है इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। तो जो बहिर्मंडल वाला एरिया है इसमें आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है। पहली बात यह। अब आते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो औसत तौर पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। कितना? 8 किलोमीटर। तो जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल का सबसे निचली परत है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुव पर जो है आपको 8 किलोमीटर और औसत रूप से इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर। देखिए, इस मंडल में अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। तो कितना ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना तापमान में कमी आती है? तो अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आती है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या होती है? कमी होती है। तो ऐसे कर करके अगर आप बढ़ते जाइएगा तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी होती है। तो अगर आप क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी होती है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में आगे बढ़ते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होती है? कमी होती है, ताप में कमी होती है। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिएगा भाई लोग, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, वर्षा का होना, बादल का फटना, मेघ का गरजना, बिजली का चमकना, मेघ का बनना, ये तमाम प्रकार की मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। तो एक लाइन में याद रख लीजिएगा, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है, चाहे बादल का फटना हो, वर्षा का होना हो, मेघ का गरजना हो, बिजली का चमकना हो, मेघ का बनना हो, सब काम क्षोभ मंडल में होता है। क्लियर? अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में 1.5 किलोमीटर की मोटी सीमा है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में 1.5 किलोमीटर मोटी सीमा है। इसको हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं। और जो क्षोभ सीमा है या क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, जो क्षोभ सीमा है या क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, आप इस बात को याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है क्षोभ मंडल को समताप मंडल से कौन सीमा अलग करता है? तो क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में। अब आगे है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। इस मंडल में वायु क्षैतिज हॉरिजेंटल, समझिएगा, हॉरिजेंटल रूप से चलती है, जिस वजह से इस मंडल में तापमान एक समान होता है। तापमान एक समान होता है और तापमान एक समान होने के कारण ही, समझ गए, इस मंडल में किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समझ गए? किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जिस कारण जो वायुयान होता है वह इसी मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में ही उड़ता है। समताप मंडल के विषय में मूल तौर पर 2 बात याद रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 बात आपको निश्चित तौर पे याद रखना है। और जो 2 बात आपको निश्चित तौर पे याद रखना है, पहली बात यह कि समताप मंडल का तापमान एक समान होता है, और दूसरी बात यह कि वायुयान उड़ान भरती है, और तीसरी बात यह कि जो ओजोन गैस होता है, ओजोन गैस का जो लेयर होता है, समझ गए, ओजोन गैस का जो लेयर होता है वह आपको समताप मंडल में ही पाया जाता है। तो पहला वायुयान उड़ान भरती है, और दूसरा जो है आपको ओजोन गैस का लेयर, ओजोन गैस का लेयर इसी मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में ओजोन गैस का लेयर जो मुख्य तौर पर पाया जाता है 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में, समझ गए,
20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन गैस का लेयर आपको पाया जाता है समताप मंडल में। यही दो बात मुख्य तौर पर याद रखना है। समताप मंडल के बाद आगे है आपको मध्य मंडल। मध्य मंडल का कोई खास ज्यादा महत्व है नहीं। मध्य मंडल के बाद आगे है आपको आयन मंडल। आयन मंडल की हम बात करें तो आयन मंडल में आयनिक कण पाया जाता है, और आयन मंडल में आयनिक कण पाया जाता है। बस यही कारण है कि हम लोग रेडियो और टीवी, समझ गए, रेडियो सुन पाते हैं और टीवी देख पाते हैं। रेडियो सुन पाते हैं और टीवी देख पाते हैं आयन मंडल की उपस्थिति के कारण ही। दूसरी बात यह है कि जो आयन मंडल है इसी में दूर संचार से संबंधित उपग्रह स्थापित किया जाता है। दूर संचार से संबंधित उपग्रह स्थापित किया जाता है, और आयन मंडल में जो आयनिक कण होता है वह आयनिक कण आपस में टकराता है और आपको ज्वाला की उत्पत्ति करता है, जिसको उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा स्ट्रोम्बोलिस कहते हैं। तो अब देखिएगा, जो आयन मंडल है, आयन मंडल में आयनिक कण है, और आयनिक कण जब आपस में टकराता है तो उससे ज्वाला की उत्पत्ति होती है। उससे ज्वाला की उत्पत्ति होती है, और उस ज्वाला को उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में उसे ऑरोरा स्ट्रम्बोलिस। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बोरियालिस हो गया, स्ट्रम्बोलिस, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, पूछता है यहां से क्वेश्चन। तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, जैसे हम याद रखे हुए हैं, हम इसको ऐसे याद रखें, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण मतलब साउथ, एस होता है या नहीं होता, दक्षिण साउथ का पहला अक्षर एस, और स्ट्रम्बोलिस का पहला अक्षर एस टी, एस्ट्रम, समझ गए, एस्ट्रम, तो पहला अक्षर क्या, एस, समझ गए। तो स्ट्रम्बोलिस, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए, स्ट्रम्बोलिस एस यानी साउथ यानी दक्षिण। ऐसे करके नहीं याद रख सकते, हाँ या ना, ऐसे करके हम याद रखे हुए हैं, तो आप भी ऐसे करके याद रख सकते हैं, समझ गए। दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ वो भी चीज है, समझ गए। चलिए इसके बाद अब देखिएगा भाई लोग, इसके बाद जो बहिर्मंडल है, हम आपको बता दिए हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता। दूसरा जो कृत्रिम उपग्रह होता है, आप सभी जानते होंगे, जो कृत्रिम उपग्रह होता है, समझ गए, यानी आर्टिफिशियल उपग्रह होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, वह आपको बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है। और बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप इस चीज को, दूर संचार से संबंधित उपग्रह आयन मंडल, दूर संचार से संबंधित उपग्रह आयन मंडल, और कृत्रिम उपग्रह बहिर्मंडल, कृत्रिम उपग्रह बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की हम बात करें तो इसी मंडल में कृत्रिम उपग्रह, समझ गए, कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ध्यान दीजिएगा भाई लोग, आपको जो बहिर्मंडल है और जहां कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया जाता है, जैसे आप जानते होंगे, आपको हम सौर मंडल पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, पढ़ाए हैं ना। तो पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है ना, हो उसी प्रकार से जो कृत्रिम उपग्रह है वो भी पश्चिम से पूरब ही घूमती है। कृत्रिम उपग्रह का भी डायरेक्शन आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जो कृत्रिम उपग्रह है उसका भी डायरेक्शन पश्चिम से पूरब ही, मतलब कृत्रिम उपग्रह का भी डायरेक्शन पृथ्वी के ही समान है, या पृथ्वी के विपरीत है, पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। तो इतना बात याद रखिएगा, बात समझ में आया। चलिए, तो यही आपको वायुमंडल है। वायुमंडल ऐसे पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मुख्य तत्व था जिसके परीक्षा में आने की संभावना है, उन सभी बातों की हमने आपके साथ चर्चा कर दी है। ठीक है, केमिस्ट्री का आंसर चाहिए, केमिस्ट्री का आंसर नहीं मिलेगा, जाकर के केमिस्ट्री का वीडियो पढ़ा हुआ है, जाकर के वीडियो देखिए, आंसर चाहिए। पढ़ेगा लिखेगा नहीं, नौकरी हो जाएगा, वही सबको नौकरी होगा, आंसर चाहिए इसको। चलिए आइए याद करते हैं।
अरे जिसका नहीं पढ़ा हुआ है, जो नहीं करवाए उसका नाम आंसर देंगे। अब सब चीज का आप आंसर मांगिएगा तो हम थोड़े देंगे। हम बैठ करके आंसर बनाने के लिए थोड़े बने हैं कि हम आपके लिए बैठ करके भर दिन रात एक करके जो है आंसर बनाए। जो पढ़ा दिए एक को आंसर नहीं मिलेगा, सीधा बात है। जो नहीं पढ़ाए उसका आंसर देंगे। चलिए, अब इसको केमिस्ट्री का आंसर याद आ रहा है, इतना दिन से कहां था पता नहीं। आए टेस्ट वाला आंसर तो यूट्यूब पे सॉरी यहां पे चल जाएगा, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे चल जाएगा थोड़ा देर के बाद। ठीक है, तो लिखाए ना आंसर, तो लिखाए ना है। चलिए, तो बताइएगा, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु, धूलकण, अन्य गैसों का मिश्रण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, दिन की अवधि, रात की अवधि। पृथ्वी पर वायुमंडल है क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस? सबसे ज्यादा कितना प्रतिशत? उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बात बताइएगा भाई लोग, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। और कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो नहीं पाया जाता? कौन नहीं पाया जाता है? रेडॉन। चलिए, इसके बाद बताइएगा, तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने परत, कितने परत में? पहला इंग्लिश, दूसरा इंग्लिश, तीसरा इंग्लिश, चौथा। चलिए, तो एक बात बताइएगा, सबसे निचला, सबसे निचला, सबसे ऊपरा, सबसे ऊपरी परत। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्रम बता दीजिए, तो इंग्लिश में इसका क्रम। चलिए, एक बात बताइएगा, क्षोभमंडल में, क्षोभमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? क्या होता है? क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई धरातल से कितना किलोमीटर? विषुवत रेखा पर, आगे ध्रुव पर। अच्छा, क्षोभमंडल में कितना सेंटीमीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी? 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.4 डिग्री। और सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में? मौसमी घटनाएं जैसे बादल का फटना, बिजली का गरजना, मेघ का बनना, कौन मंडल? कौन मंडल में? क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग कौन करता है? कौन करता है? वायुयान किस मंडल में, किस मंडल में उड़ती है? ओजोन गैस का लेयर किस मंडल में? कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर? चलिए, आयनिक कण किस मंडल में, किस मंडल में? किस मंडल की उपस्थिति के कारण रेडियो टीवी हम लोग देख और सुन पाते हैं? आयन मंडल। दूर संचार से संबंधित उपग्रह किस मंडल में, किस मंडल में? और ऑरोरा बोरियालिस किस गोलार्ध में? और ऑरोरा स्टोम्बोलिस, ऑरोरा स्टोम्बोलिस। अच्छा, बहिर्मंडल में किस दो तत्व की अधिकता, किस दो तत्व की? कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में, किस मंडल में? कृत्रिम उपग्रह कितना किलोमीटर की ऊंचाई, कितना किलोमीटर? क्लियर है इतना बात? कृत्रिम उपग्रह की दिशा किधर से किधर? बात क्लियर है? चलिए, हाँ, आयन मंडल होगा, आपके गणेश बहिर्मंडल होगा। जो बताएं वो सही है, अपना दिमाग मत लगाइए ज्यादा। चलिए, अब आते हैं, हमको पता है ये मानचित्र स्पष्ट नहीं है, तो इसी वजह से आपको टेंशन नहीं लेना, हम हर चीज बता देंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। तो अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जल संधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जल संधि। जल संधि, ऐसे तो जल संधि से प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं, पूछा जा सकता है, समझ गए? तो जल संधि अब हम लोग पढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति
नहीं ना, आ जाए ना जल संधि। चलिए, आ जाइए भाई लोग। अब जल संधि इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं न, हो स्ट्रेट, स्ट्रेट। है शांति शांति, समझ गए। जल संधि, सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। परिभाषा, इसका परिभाषा क्या है? जब कोई पतली जल की पट्टी, जब कोई पतली जल की पट्टी दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ती है और दो स्थल खंड को अलग करती है, उसी को हम लोग जल संधि कहते हैं। कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो समझाते हैं। परिभाषा इसका यह है, जब कोई पतला जलमार्ग किसी दो बड़े जलीय भाग को, किसी दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है, और देखिए थोड़ा बहुत जो है ना, जल डमरू मध्य, जल संधि, चैनल, इस सब में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन ये अंतर हम आपको बताने नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्लास लंबा चल जाएगा। जो मुख्य चीज है परीक्षा में पूछे जाने की बात है, ये आपको नहीं पूछेगा जल संधि जल डमरू मध्य चैनल में क्या अंतर होता है, नहीं पूछेगा। आज तक नहीं पूछा है, किसी कंपटीशन में नहीं पूछेगा। तो जो पूछबे नहीं किया है उसमें दिमाग लगा करके क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। लेकिन हम आपको एक बात, यहां थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, समझ गए। तो अब आइएगा, तो जब कोई पतला जलमार्ग किसी दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है तथा दो स्थल खंड को अलग करता है, दो स्थल खंड को अलग करता है, तो उसी को हम लोग जल संधि कहते हैं। समझ गए, गौर कीजिएगा, फिर एग्जाम्पल देकर के दिखाकर बता देंगे। जल संधि, जब कोई पतला जलमार्ग किसी दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है तथा दो स्थल खंड को अलग करता है, इसी को जल संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, अगर हम बात करें यहां पर जो मानचित्र है, समझिए यहां पर जो मानचित्र है ऑस्ट्रेलिया महादेश का मानचित्र है। किस महादेश का है? ऑस्ट्रेलिया। स्पष्ट नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जितना जरूरत है उतना हम आपको बताएंगे, उतना हम आपको बता देंगे यहां है यहां है, समझ गए। तो ये सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश है। तो अब देखिएगा भाई लोग, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश का उत्तरी भाग है और ऑस्ट्रेलिया महादेश का दक्षिणी भाग है, ऑस्ट्रेलिया महादेश का दक्षिणी भाग है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के उत्तरी भाग में यहां पर एक जल संधि है, समझिए यहां पर एक जल संधि है, और ऑस्ट्रेलिया महादेश के दक्षिणी भाग में यहां पर एक जल संधि है, समझिए यहां पर एक जल संधि है। कुछ स्पष्ट नहीं है,
बस मानचित्र है, इस पर आपको ई दिमाग नहीं लगाना है कहां क्या है ना है, एकदम नहीं। यहां पर हमको नहीं नजर आ रहा है तो आपको खाक नजर आएगा, समझ गए? हमको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कहां क्या लिखा हुआ है, समझ गए? तो ये चीज है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महादेश के उत्तरी भाग में एक जल संधि है और ऑस्ट्रेलिया महादेश के दक्षिणी भाग में एक जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के उत्तरी भाग में जो जल संधि है यह है आपको टॉरस जल संधि। कौन है? टॉरस। टॉरस जल संधि है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश के दक्षिणी भाग में जो जल संधि है वह आपको बॉस जल संधि है। कौन है? बॉस। बॉस जल संधि है, समझिएगा, बॉस जल संधि है। तो अब देखिएगा भाई लोग, जो टॉरस जल संधि है यहां पर आपको टॉरस जल संधि है और टॉरस जल संधि के पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर आराफूरा सागर है। कौन सा सागर? आराफूरा सागर। आराफूरा सागर है। और टॉरस जल संधि के जब आप पूर्वी भाग में आएंगे तो यह कोरल सागर है। कोरल सागर का ही एक भाग पापुआ की खाड़ी है। पापुआ की खाड़ी, समझ गए? तो यहां पर आपको पापुआ की खाड़ी है। पापुआ की खाड़ी वह भी जलीय भाग है। तो जो टॉरस जल संधि आप देख सकते हैं पतला संकरा सा भाग है, समझ गए? और इधर आराफूरा सागर बड़ा है, इधर पापुआ की खाड़ी बड़ा है। तो जो टॉरस जल संधि है आप देख सकते हैं आराफूरा सागर को पापुआ की खाड़ी से आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। और टॉरस जल संधि के दक्षिणी भाग में आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसके जब आप उत्तरी भाग में जाएंगे तो ये आपको पापुआ न्यू गिनी है, समझ? पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि टॉरस जल संधि आराफूरा सागर को पापुआ की खाड़ी से आपस में जोड़ता है और न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो अब कहेगा किसको किसको जोड़ता है? तो आराफूरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है और न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर। बात क्लियर? हां या ना? तो एक बार बता दीजिए। तो टॉरस जल संधि, जो टॉरस जल संधि है किसको किसको आपस में जोड़ता है? आराफूरा सागर को पापुआ की, और किसको किसको अलग करता है? न्यू गिनी को। बात क्लियर? तो दो जलीय भाग को जोड़ रहा है और दो स्थलीय भाग को अलग कर रहा है, तो जल संधि हुआ। अब जल संधि का परिभाषा समझे, हां या ना? चलिए, तो अब देखिएगा भाई लोग, इधर आपको बॉस जल संधि है। बॉस जल संधि को जब आप देखेंगे तो बॉस जल संधि के पूर्वी भाग में तस्मान सागर है। कौन सा सागर? तस्मान। तस्मान सागर है, तस्मान सागर है। और बॉस जल संधि के पश्चिमी भाग में दक्षिणी महासागर है। कौन है? दक्षिणी महासागर, समझ गए? दक्षिणी महासागर। तो अब देखिएगा, तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से बॉस जल संधि आपस में जोड़ता है। और बॉस जल संधि के उत्तरी भाग में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, नीचे वाले भाग में आएंगे तो तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया। तो उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया और नीचे वाले भाग में तस्मानिया। कौन है? तस्मानिया। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ, जो बॉस जल संधि है वह तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ता है और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। बात क्लियर हुआ? हां या ना? हो गया ना? समझ गए? तो एक बार बता दीजिए, याद कर लीजिए, याद करते जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, बाद में नहीं याद करवाएंगे, अब ये बोल दे रहे हैं, समझ गए? तो बॉस जल संधि किस दो सागर को आपस में जोड़ता? किस दो सागर को? तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर। और किसको किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मान, ऑस्ट्रेलिया को। बात क्लियर? चलिए आगे। अब देखिएगा भाई लोग, ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी और दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर एक देश है, उसका नाम है आपको न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। और एगो बात याद रखिएगा, जैसे भारत और पाकिस्तान में कट्टर दुश्मनी है न हो, भारत का धूड़ विरोधी पाकिस्तान है ना, या पाकिस्तान का धूड़ विरोधी भारत है ना, वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे का धूड़ विरोधी है, समझ गए? जो रोमांचक
भारत और पाकिस्तान के लोगों को भारत पाकिस्तान मैच में मिलता है, वही रोमांच ई दोनों के मैच में भी देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? जब ये दोनों आमने सामने हो तो जो पुरुष T20 विश्व कप है कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया न हो, इसी को न हरा करके, इसको हरा करके जीता है। और पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है और उसका विजेता न्यूजीलैंड बना है। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। समझ गए? तो अब देखिएगा भाई लोग, समझिएगा, आगे आइए। तो अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर आपको एक जल संधि है, आपको नहीं नजर आएगा, कूक जल संधि। कौन? कूक। तो जो कूक जल संधि है ना भाई लोग, कूक जल संधि न्यूजीलैंड में है। और जैसे आप याद कीजिए, जो अपना देश भारत है, भारत को विंध्याचल पर्वत दो भाग में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, वैसे ही जो कूक जल संधि है ना, यह न्यूजीलैंड को दो भाग में, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। समझ गए? तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी न्यूजीलैंड या इसको उत्तरी द्वीप भी कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी न्यूजीलैंड या इसको दक्षिणी द्वीप भी कहते हैं, दक्षिणी द्वीप भी कहते हैं। तो जो कूक जल संधि है, यह उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करता है और यह न्यूजीलैंड में है। आपसे पूछा जाता है कूक जल संधि किस देश में है, तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बात समझ में आया? देखिए, एगो आल्पस पर्वत है, एगो दक्षिणी आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत यूरोप महादेश में है, दक्षिणी आल्पस पर्वत जो है आपको न्यूजीलैंड में। कहां? न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा, आल्पस पर्वत कौन महादेश? कौन महादेश? और दक्षिणी आल्पस, दक्षिणी आल्पस। बात क्लियर? इतना याद हुआ तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, सीधा बात। इतना याद हो गया ना? एक बार फिर से बताते चलिए। टॉरस जल संधि किसको किसको आपस में जोड़ती, किसको अलग करती है? आगे बॉस जल संधि किसको किसको जोड़ती है, किसको किसको अलग करती है? कूक जल संधि किस देश में, किस देश में? चलिए, वो तो ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गया। ऑस्ट्रेलिया महादेश के बाद जो ये है आपको ये है आपको अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश? अफ्रीका महादेश। तो अब हम लोग अफ्रीका महादेश की बात करते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका महादेश में भी एगो दूगो याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई लोग, अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश के जब आप उत्तरी भाग में जाएंगे तो यहां पर आपको भूमध्य सागर मिलेगा। कौन सागर? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और और अफ्रीका महादेश के जब आप अफ्रीका महादेश के जब आप पश्चिमी उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी भाग में आएंगे तो इधर जो आपको महासागर मिलेगा, अटलांटिक महासागर। कौन महासागर? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर मिलेगा। क्लियर है भाई लोग? इसके बाद अब देखिएगा भाई लोग, अफ्रीका महादेश के उत्तरी पूर्वी भाग में आएंगे, समझिएगा, उत्तरी पूर्वी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको लाल सागर मिलेगा। कौन सा सागर? लाल सागर, लाल सागर। और इस एरिया में आएंगे तो इधर आपको अदन की खाड़ी मिलेगा। कौन? अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, समझिएगा, अदन की खाड़ी मिलेगा। क्लियर है भाई लोग? तो ये सब स्थिति हमने आपको क्लियर किया। ये अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर, उत्तरी पूर्वी भाग में लाल सागर, पूर्वी भाग में की खाड़ी, पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर। इतना स्थिति क्लियर? अब देखिए, आपको अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से एक जल संधि आपस में जोड़ती है, जिसका नाम है आपको जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर। यहां पर आपको रेड कलर का यहां पर आपको दिखाई देगा जिब्राल्टर, एकदम पतला सा जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है यह आपको भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से आपस में जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है। बात क्लियर हुआ कुछ?
हाँ या ना? हाय, समझ गए? अब दूसरी बात यह है, समझ गए? दूसरी बात यह है कि जो आपको किसको किसको अलग करता है, कौन से दो स्थलीय खंड को अलग करता है, तो ऊपर जाइएगा ना तो यूरोप महादेश, नीचे अफ्रीका। तो जो यह जल संधि है जिब्राल्टर, यह यूरोप महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करता है। क्लियर है ये बात? समझ गए? तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से आपस में कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? यूरोप महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग कौन करता है? कौन करता है? बात क्लियर? समझ? आगे आइएगा। अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर आपको स्वेज नहर है। कौन सा नहर है? स्वेज नहर। स्वेज नहर, समझ गए? स्वेज नहर है। और अगर हम स्वेज नहर की बात करें तो जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ता है। यह भूमध्य सागर है, यह लाल सागर है। तो जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा की हम बात करें तो तीसरा यहां पर आपको बाब उल मंडब जल संधि है। कौन है? बाब उल मंडब। बाब उल मंडब जल संधि है। और जो बाब उल मंडब जल संधि है यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। तो अफ्रीका महादेश में यही तीन महत्वपूर्ण जल संधि आपको याद रखना है। पहला भूमध्य सागर, दूसरा स्वेज नहर और तीसरा बाब उल मंडब। तीसरा बाब उल मंडब। आशा करते हैं आपका क्लियर हुआ होगा। तो पहले सब स्थिति क्लियर कर दिए, फिर सब दिखा दिए। क्लियर? कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति नहीं ना? चलिए तो एक बार याद कर लेते हैं, फिर से तब आगे बढ़ जाएंगे। बताइएगा कौन ऐसी जल संधि है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़? कौन है? आगे कौन ऐसी जल संधि है या कौन ऐसा नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़? भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे लाल सागर को अदन की खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से बाब उल, बाब उल। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से बाब उल। आशा करते हैं क्लियर होगा। क्लियर? चलिए आगे। ये कौन महादेश है? ये है उत्तरी अमेरिका महादेश। कौन महादेश? उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश। तो ये है भाई लोग अपना उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश। हमको पता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको भी नहीं दे रहा है। तो जहां पे जो जरूरत है वो बता दे रहे हैं, तो अपना याद रखिएगा। दांत देख रहे हैं बाहर जा रहा है, समझे? इसको हम बहुत बार समझाए हैं। बरतुहारी में दिक्कत होता है। जैसे आप ही लोग जाइएगा बरतुहारी, आप ही का कोई लड़की देखने के लिए जाएगा, लड़की का फोटो आएगा, पता चलेगा दांत बाहर है, तो बच्चों का दांत बाहर हो जाएगा। तो पसंद कीजिएगा नहीं ना, दांत अंदर कीजिए। वो आता है क्लिप, आता है ना, क्लिप लगाइए। हंसना है तो क्लिप लगाइए, क्या हो? तब खूब हंसिए। अकबकाना ना है ज्यादा। चलिए अब आते हैं भाई लोग, सबसे पहले स्थिति क्लियर करते हैं, फिर चर्चा करेंगे, ठीक है? अब आइएगा, उत्तरी अमेरिका महादेश है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि यहां पर हडसन की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? हडसन। हडसन की खाड़ी है, समझिएगा, हडसन की खाड़ी है। फिर इधर आइएगा तो लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर है, लिख देते हैं, लेब्राडोर सागर है, समझ गए? फिर इधर आइएगा तो बेफिन की खाड़ी है, समझ गए? बेफिन की खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी है, समझ गए? इसके बाद अब इधर आइएगा भाई लोग तो ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, समझ गए? और फिर इधर कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर है, समझ गए? और यहां पर मेक्सिको की खाड़ी है, समझ गए? मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी है, ये मेक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है, अटलांटिक महासागर है, हडसन की खाड़ी है, लेब्राडोर है, बेफिन की खाड़ी है, समझिए? बेफिन की खाड़ी है।
फिर इधर आएंगे तो इधर आपको बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर है, और इधर आपको आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, समझिएगा, आर्कटिक महासागर है। कुछ स्थिति क्लियर हुआ, कहां क्या है नहीं है, हां या ना, क्लियर हुआ हो? चलिए, तो अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर एक जल संधि है, उसका नाम है बेरिंग। क्या नाम है? बेरिंग। बेरिंग जल संधि की अगर हम बात करें तो जो बेरिंग जल संधि है, यह जल संधि आपको बेरिंग सागर को आर्कटिक सागर से आपस में जोड़ता है, बेरिंग सागर को आर्कटिक सागर से आपस में जोड़ता है, तथा उत्तरी अमेरिका महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है, उत्तरी अमेरिका महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है। तो उत्तरी अमेरिका महादेश को एशिया महादेश से अलग बेरिंग जल संधि और बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से आपस में कौन जोड़ता है? आपको बेरिंग जल संधि। आगे अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर आपको युकाटन चैनल है। कौन है? युकाटन। और अगर हम युकाटन चैनल की बात करें तो जो युकाटन चैनल है, यह मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से आपस में जोड़ता है, मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से आपस में जोड़ता है। दूसरा चीज, यह आपको मेक्सिको को क्यूबा, क्यूबा एक कैरिबियन सागरीय देश है, बड़ा देश है क्यूबा, समझिए यहां पर क्यूबा है, तो मेक्सिको को क्यूबा से अलग करता है, मेक्सिको को क्यूबा से। तो जो युकाटन चैनल है, मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से आपस में जोड़ता है और मेक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। इसके बाद अब देखिएगा, यहां पर फ्लोरिडा जल संधि है। कौन? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि है। अगर हम फ्लोरिडा जल संधि की बात करें तो जो फ्लोरिडा जल संधि है, यह मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ती है, मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ती है और अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है, अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। तो आप समझिएगा, गौर कीजिएगा, फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और यूएसए को क्यूबा से अलग करता है। युकाटन मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और क्यूबा को मेक्सिको से अलग करता है, मेक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। तो कुछ बात क्लियर हुआ? दोनों में अंतर है कि ना है? ना है अंतर, है ना? हो, एकदम अंतर है, समझ गए? तो ये चीज है। अब देखिएगा भाई लोग, इधर आपको हडसन की खाड़ी है, इधर लेब्राडोर सागर है, और लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर का ही एक अंग है, एक भाग है। तो अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर हडसन की जल संधि है। कौन सी जल संधि? हडसन, हडसन की जल संधि है। और जो हडसन की जल संधि है, यह हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से अर्थात अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ता है। लेब्राडोर सागर भी कह सकते हैं या अटलांटिक महासागर भी आप कह सकते हैं। तो जो हडसन जल संधि है, यह हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से आपस में जोड़ता है, समझ गए? हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से आपस में जोड़ता है और यह कनाडा में, कहां है? कनाडा, यह देश है आपको कनाडा। फिर आपको इधर आइएगा तो यहां पर डेविस जल संधि है। कौन है? डेविस। अगर हम डेविस जल संधि की बात करें तो जो डेविस जल संधि है, यह बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से आपस में जोड़ता है, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से आपस में जोड़ता है और ऊपर में ग्रीनलैंड है, इधर कनाडा है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। यही 4-5 जल संधि उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में याद रखना है। बात क्लियर, स्पष्ट हुआ कुछ? हाँ या ना? ना हुआ ना? समझ गए? तो आइए एक बार याद करते हैं। तो बताइएगा भाई लोग, बेरिंग जल संधि किसको किसको आपस में जोड़? बेरिंग सागर को आर्कटिक, बेरिंग सागर को, तो बेरिंग जल संधि किसको किसको आपस में जोड़ती है? बेरिंग सागर को आर्कटिक। किस दो महादेश को अलग करती है? एशिया को, एशिया को उत्तरी अमेरिका। अब युकाटन चैनल किसको किसको जोड़ती है? मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन, मेक्सिको की खाड़ी को, और किसको किसको अलग करती है? मेक्सिको को क्यूबा,
मैक्सिको को क्यूबा। इसके बाद फ्लोरिडा किसको किसको जोड़ती है? मैक्सिको और इसके बाद किसको किसको अलग करती है? अमेरिका और क्यूबा। इसके बाद हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर। हडसन की खाड़ी को, हडसन जल संधि किस देश में? कनाडा। किस देश में? आगे। डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर। बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर। और किसको किसको अलग करती है? ग्रीनलैंड को कनाडा। ग्रीनलैंड को। बात क्लियर। आगे आते हैं। अब ये यूरोप महादेश है। कौन महादेश? यूरोप। लेकिन यूरोप महादेश बताने से पहले दक्षिणी अमेरिका बता देते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में जो है एक महत्वपूर्ण जल संधि है, समझ गए? वो है आपको, ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है। मानचित्र पर आपको नजर आ रहा होगा। ये आपको अपना दक्षिणी अमेरिका महादेश है। दक्षिणी अमेरिका महादेश है। यहां पर एक जल संधि है, उसका नाम है मैगलन। क्या नाम है? मैगलन। और मैगलन चिली में है। किस देश में है? चिली में है। और जो मैगलन जल संधि है यह आपको अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अमेरिका महादेश के पूर्वी भाग में जाइएगा तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। और पश्चिमी भाग में आइएगा तो प्रशांत महासागर है। कौन महासागर? प्रशांत महासागर। तो जो आपको मैगलन जल संधि है चिली में है, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। बात क्लियर हुआ कुछ? तो मैगलन जल संधि कौन महादेश में? कौन महादेश में? किस में? और किस देश में? किस देश में? किस दो महासागर को आपस में जोड़? किस दो महासागर को? अटलांटिक को प्रशांत। अटलांटिक को प्रशांत। और अब ध्यान दीजिएगा भाई लोग, यहां पर एगो पनामा नहर है। कौन नहर है? पनामा। और जो पनामा नहर है ना वो कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो जो पनामा नहर है वह कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इस बात को भी याद रखिएगा। सुएज नहर याद है कि भूले? भूमध्य सागर को लाल सागर, भूमध्य सागर को, और जो पनामा नहर है कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर। कैरिबियन सागर को, कैरिबियन सागर को। बात क्लियर? याद रखिएगा ना। तो 3 गो 4 गो महादेश क्लियर हो गया ना। अब मात्र 2 गो बच रहा है, एगो यूरोप, एगो एशिया। तो यूरोप में जो महत्वपूर्ण है, एशिया में जो महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो अब देखिएगा भाई लोग, ये आपको यूरोप महादेश है। कौन महादेश है? यूरोप। समझ गए? यूरोप महादेश। तो यूरोप महादेश की हम आपके साथ चर्चा करते हैं। तो अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर आपको डोबर जल संधि है। कौन है? डोबर। डोबर जल संधि है। ये उत्तरी सागर है और ये इंग्लिश चैनल है। क्या है? इंग्लिश चैनल। समझ गए? इंग्लिश चैनल है। तो जो डोबर जल संधि है यह उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। डोबर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और डोबर जल संधि के ऊपर जाएंगे तो ब्रिटेन और नीचे आएंगे तो फ्रांस। नीचे आएंगे तो फ्रांस। तो मतलब जो डोबर जल संधि है वह ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। क्लियर? समझ गए? चलिए अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर सेंट जॉर्ज चैनल है। कौन है? सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल है। सेंट जॉर्ज चैनल की हम बात करें तो यह अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से आपस में जोड़ता है। यह आपको अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और यहां पर आयरिश सागर है, आयरिश सागर है। तो जो सेंट जॉर्ज चैनल है यह अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है और आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग करता है। ऊपर में ये आयरलैंड है और नीचे में इस साइड जो है आपको ब्रिटेन है। तो आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग करता है। ये दो बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो डोबर, डोबर जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है और ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। सेंट जॉर्ज चैनल अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है और आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग करता है। आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग करता है। इतना बात क्लियर? हाँ या ना? बोलिए ना, कुछ हो तो बोलिए। हाँ तो हाँ, ना तो ना।
चलिए इसके बाद अब देखिएगा भाई लोग, समझ गए, अब देखिएगा भाई लोग, इधर कुछ जल संधि है, समझ गए, इधर कुछ जल संधि है, यहां पर आपको अट्रांटो जल संधि है। कौन है? अट्रांटो, अट्रांटो जल संधि है। जो अट्रांटो जल संधि है, अट्रांटो जल संधि के जब आप उत्तरी भाग में आएंगे तो इधर आपको मिलेगा एड्रियाटिक सागर। कौन? एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर। मानचित्र है ना जी आप लोग के पास? जिसके पास मानचित्र है देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? हाँ, एड्रियाटिक सागर। और अट्रांटो जल संधि के नीचे आएंगे तो कौन सा सागर है? अरेनियन, आयोनियन, अरे ये है इर्जेबियन होगा क्या? आयोनियन, इयोनियन, हाँ इयोनियन, सॉरी इयोनियन, हाँ इयोनियन सागर होगा, इयोनियन सागर, हाँ इयोनियन सागर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब समझिएगा आप, आपको जो अट्रांटो जल संधि है, अट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को इयोनियन सागर से आपस में जोड़ता है और इटली को, समझ गए, अट्रांटो जल संधि के पश्चिमी भाग में इटली है और पूर्वी भाग की अगर आप बात कीजिएगा तो इधर यूरोपीय देश है, छोटा छोटा यूरोपीय देश है। कौन कौन सा है? ग्रीस है, समझ गए, ग्रीस होगा, समझे, ग्रीस होगा। तो ग्रीस को इटली से अलग करता है, ग्रीस को इटली से अलग करता है, याद रखिए। अल्बानिया ग्रीस सब देश है, अल्बानिया ग्रीस, या ग्रीस यहां पे मान लीजिए, ग्रीस को इटली से अलग करता है। तो अट्रांटो जल संधि है, एड्रियाटिक सागर को इयोनियन सागर से आपस में जोड़ता है और ग्रीस को इटली से अलग करता है, ग्रीस को इटली से अलग करता है, समझ गए। तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद अब देखिएगा, एक आपको बास पोरास जल संधि मिलेगा। कौन? बास पोरास, समझ गए, बास पोरास। बास पोरास जल संधि की हम बात करें तो यह काला सागर को किससे जोड़ता है? किससे? किससे? मरमरा, हां, काला सागर को मरमरा सागर, यहां पर आपको मरमरा सागर है, काला सागर को मरमरा सागर से आपस में जोड़ता है। तो याद रखिएगा, बास पोरास जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से आपस में जोड़ता है, मरमरा सागर से आपस में जोड़ता है। तो ये सब कुछ प्रमुख है जो कि आपको याद रखना है, समझ गए, ये सब कुछ प्रमुख है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर हुआ भाई लोग? हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो एक बार याद कर लीजिए फिर से। बास पोरास जल संधि किसको किसको आपस में काला सागर को, काला सागर को, अट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक को इयोनियन, एड्रियाटिक को आगे जो डोबर जल संधि है किसको किसको? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर। सेंट जॉर्ज चैनल किसको किसको? अटलांटिक को आयरिश सागर, अटलांटिक को। बात क्लियर? चलिए अब आते हैं, ये आपको अपना एशिया महादेश है, समझ गए, एशिया महादेश है। और एशिया महादेश की हम बात करें तो एशिया महादेश में जो कुछ महत्वपूर्ण जल संधि है उसको हम यहां पर लिख देते हैं। मलक्का है, समझ गए, मलक्का है, मलक्का के बाद सुंडा है, सुंडा है, सुंडा के बाद जो है मक्कासर है, समझ गए, मक्कासर है। और इसके बाद जो है इधर आएंगे तो इधर आपको मिलेगा कोरिया जल संधि। कौन? कोरिया जल संधि मिलेगा, कोरिया जल संधि, समझिए, कोरिया जल संधि मिलेगा। तो ये सब जो है आपको एशिया महादेश का कुछ महत्वपूर्ण जल संधि है। और इधर जो है, इधर अगर आप एशिया महादेश के पश्चिमी भाग में आएंगे तो इधर आपको मिल
हारमुज जल संधि। कौन? हारमुज, समझ गए, हारमुज जल संधि मिलेगा। तो ये सब कुछ प्रमुख एशिया महादेश का जल संधि है। तो एशिया महादेश के जल संधि को क्लियर करते हैं हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि के उत्तरी भाग में आएंगे तो यहां फारस की खाड़ी है, और इधर आएंगे तो ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी है, तो जो आपको हारमुज जल संधि है या फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से आपस में जोड़ती है। तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और यमन को जिबूती से अलग करती है। यमन जो है आपको एशिया महादेश का देश है, और जिबूती आपको सॉरी नहीं, वो बाबुल मंडप का था। सॉरी यहां पे यहां पे नहीं होगा ना, वो बाबुल मंडप का है। तो जो हारमुज जल संधि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से आपस में जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से आपस में जोड़ती है। आगे आइएगा मलक्का। अगर आप मलक्का जल संधि की बात कीजिएगा तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। किसके किसके बीच है? मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। और जो मलक्का जल संधि है यह अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। तो मलक्का जल संधि याद रख लीजिएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। इसके बाद जो है आपको सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि की बात कीजिएगा तो यह इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है। और जो सुंडा जल संधि है यह हिंद महासागर को जो है जावा सागर से आपस में जोड़ता है। जावा सागर से आपस में जोड़ता है। क्लियर है? इसके बाद इधर आएंगे कोरिया। समझ गए? कोरिया जल संधि की अगर आप बात कीजिएगा तो जो कोरिया जल संधि है यह कोरिया प्रायद्वीप और जापान के बीच है। कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करता है और पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से आपस में जोड़ता है। जापान सागर से आपस में जोड़ता है, याद रख लीजिएगा। तो एक याद करते हैं, कोरिया जल संधि कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करता है, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। तो बताइएगा कोरिया जल संधि किसको किसको अलग करता है? कोरिया प्रायद्वीप को जापान से, किसको किसको आपस में जोड़ता है? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर। और इसके पश्चात मलक्का जल संधि किस दो देश के बीच में? मलेशिया और इंडोनेशिया। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? आगे सुंडा जल संधि किस देश में है? इंडोनेशिया। किस देश में है? इंडोनेशिया को के सुमात्रा को जावा से अलग करता है और हिंद महासागर को जावा सागर से आपस में जोड़ता है। जावा सागर से आपस में जोड़ता है। हारमुज जल संधि किसको किसको आपस में जोड़ता है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जो है आपस में जोड़ता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सब महादेश का जल संधि देख लिए ना, जितना महत्वपूर्ण था। और इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारा है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण था उतना हमने आपको बताया है। देखिए, आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो हमारा विश्व है, हमारे विश्व को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। और जो 7 महादेश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और जो 5 महादेश है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। इन महासागरों में आप ये बात जानते होंगे और महाद्वीपों में आप इस बात से निश्चित तौर पे अवगत होंगे कि सभी महादेशों में एशिया का प्रथम स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, द्वितीय स्थान अफ्रीका का है, तृतीय स्थान उत्तरी अमेरिका का है, चौथा स्थान दक्षिणी अमेरिका का है, 5वां स्थान अंटार्कटिका का है, 6ठा स्थान यूरोप का है और 7वां स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। मतलब सबसे बड़ा महादेश एशिया और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा इस बात को, समझ गए? और क्रम भी याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वही अगर महासागरों को हम देखें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत,
दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और सबसे छोटा आर्कटिक। सबसे छोटा आर्कटिक, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आर्कटिक महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक, ये बात याद रखिएगा, समझ गए। तो ये सब कॉमन कॉमन बात है, ये सब बात तो आपको बचपन से पढ़ाता हुआ, बचपन से आप याद करते हुए आए हैं। अब देखिएगा भाई लोग, जो अपना विश्व है, समझ गए, विश्व है, विश्व में कई सारे पर्वत हैं, विश्व में कई सारे पर्वत हैं। तो विश्व में जो कई सारे पर्वत है, उन पर्वतों को ही देखना है, समझ गए। उन पर्वतों के विषय में हम लोगों को जानना है और उन पर्वतों के विषय में हम लोगों को देखना है। इस चित्र के माध्यम से हम आपको क्या अन्याय हो जाएगा हो, अन्याय कुछ नहीं होने देंगे ऑनलाइन वाला के साथ, टेंशन मत लीजिए। बहुते पढ़ा दिए ऑनलाइन, इतना पढ़ा दिए, पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया बढ़िया परीक्षा पास कर जाइएगा। पढ़ेगा नहीं सब। चलिए, अकबकाइए नहीं ज्यादा। आप जब हम अकबकाना शुरू करें, मतलब हम बोलना शुरू करें, तो आपको नहीं अकबकाना है, मतलब आपको नहीं बोलना है। चलिए, अब देखिएगा भाई जी लोग, विश्व के पर्वत को हम लोग देखते हैं और विश्व के सभी पर्वत को नहीं देखेंगे, लेकिन विश्व में जो कुछ प्रमुख पर्वत है उसको हम लोग निश्चित तौर पे देखेंगे। अगर हम देखें, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? सबसे लंबी समझिए, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एंडीज है। कौन है? एंडीज पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला को अगर हम देखें तो जो एंडीज पर्वतमाला है यह आपको साउथ अफ्रीका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महादेश, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये आपको साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये कलर में बड़ी इधर उधर हो जाता है, कौन कहां यूज करे कुछ पता ही नहीं चलता है, समझे। व्हाइट सही काम करेगा इसमें। अच्छा रुकिए, सब चला करके देखते हैं। चमक रहा है, पीला, ये भी ना, ब्लैक है ना, रेड, कौन यूज, हरा, इयो, कौन चल रहा है ठीक? इयो है, ये ठीक है। देखिए तो कैसा दिखाई दे रहा है, कौन कलर यूज करे हो? कौन कलर हमको यूज करे, हमको पता ही नहीं चल रहा। व्हाइट आ रहा है, व्हाइट है, व्हाइट ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई लोग, विश्व का जो सबसे लंबा पर्वतमाला है, लंबा समझ गए, लंबा पर्वतमाला वह आपको एंडीज है। और अगर हम एंडीज पर्वतमाला को देखें तो जो एंडीज पर्वतमाला है वह साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में, दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में जो है आपको एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। ये पूरा का पूरा आपको एंडीज पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला को हम देखें तो जो एंडीज पर्वतमाला है
यह 7000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, 7000 किलोमीटर। वहीं अगर आप हिमालय पर्वतमाला को याद करें तो हिमालय पर्वतमाला नहीं पढ़ा है आप लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को पढ़ा है। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई 2400 किलोमीटर। जहां हिमालय पर्वतमाला की लंबाई 2400 किलोमीटर है, वहीं एंडीज की लंबाई है आपको कितना 7200, कितना 7200 या 7000 किलोमीटर मान लीजिए, 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसके बाद अगर हम विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो है आपको हिमालय पर्वतमाला में आता है। तो जो आपको अपना देश भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ये सभी के सभी एशिया महादेश में है, और एशिया महादेश में ही हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, जहां विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती है। मतलब हम यह भी बात कह सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है, क्योंकि विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय पर्वतमाला में ही पाया जाता है। तो अब देखिएगा यहां पर आपको हिमालय पर्वतमाला, हिमालय, और हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, समझ गए। इसके अलावा अभी जो हम लोग पर्वतमाला देख रहे हैं वो महादेश के संदर्भ में देख रहे हैं, देश के संदर्भ में नहीं, महादेश के संदर्भ में देख रहे हैं। तो ये तो एंडीज हो गया और हिमालय हो गया, समझिए, एंडीज और हिमालय। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ अमेरिका कहने का मतलब हुआ उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को अगर आप देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका में जो है आपको रॉकीज पर्वतमाला है। कौन है? रॉकीज। उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको रॉकीज पर्वतमाला मिलेगा, रॉकीज। इसके बाद आप अफ्रीका महादेश में आते हैं तो अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपको एक पर्वतमाला मिलता है, उसका नाम है एटलस। क्या नाम है? एटलस, एटलस पर्वतमाला। इसके बाद यूरोप महादेश को अगर हम देखें तो यूरोप महादेश में आल्पस पर्वतमाला, कौन? आल्पस, समझिएगा, आल्पस आपको मिलेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में आपको एक पर्वतमाला मिलता है, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में इधर आपको ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी मिलता है। वहीं अगर हम देखें आल्पस की तो आल्पस यूरोप में है, लेकिन वहीं अगर हम देखें दक्षिणी आल्पस की तो जो दक्षिणी आल्पस है वह आपको कहां है? न्यूजीलैंड में। कहां है? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में आप आएंगे तो यहां पर न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड में एक पर्वतमाला है, उसका नाम है आपको दक्षिणी आल्पस, समझ गए, दक्षिणी आल्पस। तो अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर हमने आपको लिखा है तो ये आपको एंडीज है, समझ गए, एंडीज पर्वतमाला है जो कि साउथ अमेरिका में। ये आपको रॉकीज है, रॉकीज की अगर हम बात करें तो जो रॉकीज है वह आपको उत्तरी अमेरिका में। फिर आपको आल्पस है, आल्पस की अगर हम बात करें तो जो आल्पस है यह आपको यूरोप में। और इसके बाद एटलस है, एटलस की अगर हम बात करें तो जो एटलस है यह आपको अफ्रीका में। फिर आपको हिमालय है, हिमालय की अगर हम बात करें तो एशिया महादेश में। फिर इधर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हम बात करें तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया में है। और इधर दक्षिणी आल्पस की अगर हम बात करें तो जो दक्षिणी आल्पस है यह आपको कहां है? तो दक्षिणी आल्पस जो है आपको न्यूजीलैंड में है। कहां है? न्यूजीलैंड। तो ये जो पर्वत हमने आपको बताया है, ये पर्वत आपको, समझ गए, ये पर्वत जो है आपको महादेश के संदर्भ में है, तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि पिछले दिनों जो आपका बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ था उसमें जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वह यह पूछा गया था, जाग्रोस पर्वत किस देश में पड़ता है? जो जाग्रोस पर्वत है वह किस देश में पड़ता है
ये बात आपसे पूछा गया था। तो विश्व के अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं। तो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो देशों के संदर्भ में आपको पर्वत श्रेणी को यहां पर देखने की जरूरत है। जाग्रोस के अलावा और भी कई सारे पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व के अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, जिसके विषय में आपका परीक्षा पूछता है। लेकिन देशों के संदर्भ में हम लोग पर्वतमाला को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है महादेश के संदर्भ में पर्वतमाला को हमने देखा, समझ गए। और ये सभी पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण है। ये सभी पर्वत जो है एक प्रकार के वलित पर्वत है। इधर आइएगा हो। ऊपर में जो है मानचित्र का बुक हो, चलिए मानचित्र का बुक है आप लोग के पास, हाँ या ना? है ना? चलिए ठीक है तो अच्छी बात है। ना है मुंह देखिए मेरा, एको के पास ना है, सब नीलवट्टे सन्नाटे है, सबको है। हाँ अपना अपना पलटिए। चलिए हेडिंग मार लीजिएगा विश्व का पर्वत। एक चीज और यहाँ पे लिखा देंगे, ये हम टेलीग्राम चैनल पर नहीं देने वाले हैं, ठीक है। बाद बाकी चीज दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? आप लोग छापे कि नहीं छापे? छाप लिए ना? ऑनलाइन वाले भाई जी लोग, दीदी जी लोग छापे कि नहीं छापे? छाप लिए होंगे आशा करते हैं, समझ गए। तो अब एक चीज और सुनिएगा, समझिएगा 1 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर लिखाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, आप याद कीजिए, थोड़ा सा आप याद कीजिए।